गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट्स चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत पे किस तरीके से उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पीरियड से हमने एक ऐसी चीज़ इनहेरिट करी है जिसके आज भी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें बियर आउट करने पड़ते हैं। तो उसमें एक ये प्रॉब्लम है कि भारत का जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है। उसके हम लोग रीजन्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो आज हम लोग वही रीजन्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, भारत में जो एग्रीकल्चर का शेयर था इंडिया के जीडीपी में वो लगभग आज़ादी के समय 55% था, और सर्विस सेक्टर का 30% और इंडस्ट्रियल सेक्टर का मात्र 15% ही कंट्रीब्यूशन था। आज़ादी के 73 साल बाद भी भारत एक एग्रीकल्चर सेक्टर से मूव तो कर चुका है, लेकिन आज भारत की जो ग्रोथ जर्नी है, आज भारत की जो ग्रोथ की स्टोरी है, उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है सर्विस सेक्टर का, जो भारत के इकोनॉमिक जीडीपी में 54% की भागीदारी रखता है। जनरली देखा जाए तो क्या ये सही बात है? क्या ये अच्छी चीज़ है? नहीं। इकोनॉमी जनरली देखी जाती है कि वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में अपना मूवमेंट करते हैं और उसके बाद फिर वो सर्विसेज में जाते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पे हमने एग्रीकल्चर से 1991 तक हम एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंडेंट है। हम 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद सर्विस लेड इकोनॉमी कहे जाते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न था कि भारत ने मैन्युफैक्चरिंग को इग्नोर बस नहीं किया, बल्कि साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे जिनको हम एड्रेस नहीं कर पाए, ऐसे कौन कौन से रिक्वायरमेंट थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बूस्टअप के लिए जिनको हम नहीं कर पाए, और जिसके चलते हमें इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखो, सबसे पहले बात है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स सेटअप करने के लिए बहुत बड़ा जमीन चाहिए होता है। लेकिन जो सर्विस सेक्टर में जो आईटी कंपनी होती है वो किसी भी बिल्डिंग में एक रेंटेड अलॉटमेंट भी ले लेंगी, रेंटेड फ्लैट ले लेंगी, या फिर अपना एक पूरा एरिया ले सकती है, एंड दे कैन मैनेज इजीली विद दैट। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको बहुत बड़ा एक जमीन चाहिए। तो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस भारत में बहुत कॉम्प्लेक्स था। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए लैंड जब नहीं होगा तो फिर सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे बूस्ट हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जांपल, भारत के एक स्टेट, झारखंड स्टेट में एक जगह है टंडवा। तो वहाँ पे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब थी भारत में सेंटर पे, तो उन्होंने एनटीपीसी को वहाँ पे अपने प्लांट को लगाने की मंजूरी दी थी। बट जस्ट इमेजिन, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द लैंड एक्विजिशन, ये प्रोजेक्ट लगभग अभी 3-4 साल पहले या 5-6 साल पहले स्टार्ट हुआ है। इट ऑलमोस्ट टुक डेकेड्स, 2 decades टू स्टार्ट दिस कंपनी, अ प्रोजेक्ट। और उसके चलते उस जगह के लोगों को कितना सारा वहाँ पे बेनिफिट से, मतलब होता है ना कि बेनिफिट मिल सकता था, बट दे couldn't गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट रीजन। इंडस्ट्री के लिए आपको लैंड एक्विजिशन करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम। भारत में एक जो बड़ा प्रॉब्लम रहा मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट नहीं दिलाने में, वो है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जो रॉ मटेरियल कहीं से मंगवा रहे हो वो टाइमली डिलीवर हो सके, और जो आप चीज़ बनाओगे वो कंज्यूमर के पास टाइमली पहुंच सके। जब तक ये एक स्मूथ कनेक्टिविटी नहीं होगी, आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। भारत में रेलवे इतना ज़्यादा ओवरलोडेड है, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के फील्ड में देखें तो जो रोड सेक्टर है, जो रोड एरिया है, जो रोड कनेक्टिविटी है ट्रांसपोर्टेशन, वो भी इतना ज़्यादा सेफ नहीं है। बट आज कुछ समय से यू हैव बीन विटनेसिंग कि हाँ, देयर हैज बीन इम्प्रूवमेंट, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो या रेलवे में तो बहुत काम करने की अभी जरूरत है, क्योंकि अभी आपने देखा क्या ही हालत हैं। तो और खासकर भारत में जो फ्रीट कॉरिडोर है, एक बहुत ही, मतलब होता है ना कि ये तो यार, ये इट वॉज द नीड ऑफ द आवर। भारत में जो मालगाड़ी होती है, पैसेंजर ट्रेन को टाइम पे पहुंचाने के चक्कर में इन्हें आप एक एक दिन, 2-2 दिन तक वहां पर रुका के रखते हो, जिसके चलते आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, इनके कॉस्ट प्राइसेस बढ़ जाते हैं और फिजिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो इसीलिए भारत सरकार ने बोला कि ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की जो प्रॉब्लम है, खासकर रेलवे में जो फ्रीट कॉरिडोर्स है, फ्रीट जो ट्रेन होती हैं, उनके लिए अलग से हम एक डेडिकेटेड कॉरिडोर ही बना देते हैं।
कि वहां पे बस वही ट्रेन मूव करेंगे, जिसके चलते उनके ट्रांसपोर्टेशन में या फिर उनके मूवमेंट में एक स्मूथनेस आएगी, एक मतलब ऑर्गेनाइज वे में आप चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। तो ये क्यों किया जा रहा है? ताकि भारत में ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके। क्यों? एक लार्जर पिक्चर क्या है? ताकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप मिल सके, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा, आप यू वुड हैव द इंटेंशन टू एक्सपोर्ट इट इन द कंट्री, है ना? आप जब एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो आपको पोर्ट एफिशिएंसी चाहिए। अब एक प्रोजेक्ट मान लो कि एक सिर्फ भारत में आया, पोर्ट पे आया, और उसको 44 दिन लगते थे कभी कभी, 44 आई थिंक 44 दिन या 44 आवर्स, आई एम नॉट श्योर, मेरे को याद नहीं आ रहा है। यस, मेरे को लगता है कि 44 उसको दिन 44 घंटे ही शायद लगते थे, मैं करेक्ट करके बताऊंगा आपको, मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब ऑन एवरेज देखा जाए तो पूरे दुनिया से जो भारत में जो पोर्ट्स में जो सामान आते थे, उनको लैंड वहां पे उनको उतारने में, फिर जो एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होता था उसको पार करने में बहुत टाइम लगता था, जिसके चलते भी ये चीजें अच्छी नहीं थी। तो कोई भी जो इन्वेस्टर है, कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है, वो इससे खुश तो नहीं होगा, और जिसके चलते ही इज नॉट गोइंग टू बी इंसेंटिवाइज्ड टू इन्वेस्ट इन दिस कंट्री, और एक्सपोर्ट करने के लिए वो इंसेंटिव भी नहीं मिल रहा है। तो आपके पोर्ट्स बहुत ही एफिशिएंट होने चाहिए, ये नहीं था भारत में। सबसे बड़ा रीजन 1990s का दौर, भारत में सप्लाई 24/2 अवेलेबिलिटी ऑफ पावर कहाँ थी? बिजली आज अब आ रही है धीरे धीरे, अभी भी गर्मियों के टाइम में देखिए आप, हालत फिर से खराब होने वाले हैं, बट स्टिल द पावर की जो अवेलेबिलिटी थी वो बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अनइंटरप्टेड एंड चीपर पावर सप्लाई आपको चाहिए अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने हैं। यूपी, बिहार एंड ऑल जो बीमारू स्टेट्स, जो स्टीरियोटाइप यूज किया गया, इन सारे स्टेट्स में तो पावर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और जिसके चलते बहुत सारी कंपनीज ने इन स्टेट्स को छोड़ा दी। फिर और लेबर लॉज, अरे लेबर लॉज तो अब पूछो मत, भारत में हम बहुत अच्छे हैं लॉज बनाने में, ऐसे लॉज जो बना के हम खुद भूल जाते हैं। अब इतने सारे लॉज बनाए गए, ऊपर से हर स्टेट के अपने अपने अलग अलग लॉज। एक कंपनी अगर ये बिना कोई लॉ तोड़े कोई चीज बना ही नहीं सकती थी, क्योंकि इतने सारे लॉज के साथ आप कंप्लायंस कैसे रखोगे, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो धीरे धीरे सरकार ने किया कि हम चलो ठीक है, इतने सारे जो लेबर लॉज हैं हम उसको मतलब कंपाइल कर देते हैं और एक कोड में बना देते हैं। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट हैज डन समथिंग गुड, जिसने उसने वहां पे 4 कोड बनाए हैं, ताकि जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम किया जा सके, है ना? इतने सारे गवर्नमेंट अप्रूवल लेने हैं आपको, ऑफिस के चक्कर काटने, जब ऑफिस के चक्कर ही काटने तो हम कंपनी कब खोल लेंगे यार? तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, है ना? ठीक है, अब क्या है टैक्स, भाई टैक्स सिस्टम आप क्या ही बात करो, भारत में जो टैक्स सिस्टम है कैसा है आपको ही पता है। मतलब वी आर बीइंग चार्ज फॉर बहुत ही माइन्यूट चीजें। देखो टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी इकोनॉमी टू ग्रो। टैक्स अगर आप चीजें नहीं कलेक्ट करोगे तो आप कैसे उसको इन्वेस्ट करोगे और कैसे आपके पास रिसोर्सेज आएंगे? इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया। बट भारत में भी टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, एंड स्टिल इट इज। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़ा कम हुआ है विद द एडवेंट ऑफ जीएसटी, है ना? तो ये एक चीज है, तो इसलिए भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग बूम हो नहीं पाया। हमारे पास बहुत सारे अप्रूवल, डिपार्टमेंट्स का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट, है ना, और जो पॉलिटिकल प्रेशर अलग होता था, तो इसलिए भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत में बूम नहीं कर पाया, और जिसके चलते हमने देखा कि वी कुड नॉट move from the agriculture to this manufacturing, and instead like rather we moved from agriculture to the services। ठीक है, लेकिन फिर ये सर्विस सेक्टर जो है वो इतना मतलब बेहतर काम कैसे कर पा रहा है यार? देखो इसका सिंपल सा रीजन है, भारत में ना जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है उससे कमी कभी भी नहीं है। आज भी भारत में इनोवेशन की कमी कभी भी नहीं है। इट इज जस्ट इकोसिस्टम। भारत में इतना एक बड़ा पॉपुलेशन है, इतने ग्रेट पर्सनालिटीज भारत से निकलते रहती हैं, एंड वी हैव बीन द कंट्री ऑफ जहाँ पे वी हैव सीन कि यहाँ से रिलीजन का जन्म हुआ है, यहाँ से फिलोसफीज निकली हैं, एंड उस देश में आपको टैलेंट की कमी तो कभी हो ही नहीं सकती। इट इज जस्ट द प्रॉब्लम कि हम उसको नर्चर कैसे करते हैं, हम इकोसिस्टम कैसे बनाते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 ने भारत में एक ऐसा दरवाजा कैपिटल मार्केट का खोला, जिसके चलते हमने एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखी भारत में कंपटीशन के फील्ड में। फॉरेन फर्म्स भारत में आने लगी, और जिसके चलते प्राइवेट कंपटीशन भारत में बढ़ा। हमने लाइसेंसिंग राज खत्म किया और बहुत सारे बैरियर्स को हटाए, और एक
ये जो समय था जब 1991 में आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, वो यही समय है जब भारत में और पूरे विश्व में इंटरनेट का एक रिवॉल्यूशन स्तर चढ़ के बोलने लगा था। अब भारत में एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट की कमी थोड़ी थी, तो भारत ने उस दौर में काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई और जिसके चलते भारत का जो एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट था वो काफ़ी बूस्टअप हो गया, और जिसके चलते भारत में एक बहुत बड़ा दिखता है कि मतलब हाँ ग्रोथ तो हुआ, लेकिन स्टिल हमने मैन्युफैक्चरिंग जब चीज़ें कंट्रीब्यूट नहीं करी तो हमारा जो ग्रोथ है वो काफ़ी जॉबलेस ग्रोथ रहा। खैर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारत में कैसे मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग और बूस्ट कर सकते हैं, भारत में कैसे मैन्युफैक्चरिंग को नए लेवल पे लेके जाया जा सकता है। ठीक है, सो ठीक है, थैंक यू, दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।